योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे मोक्षमार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव एक हजार से आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि पट्ट श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य गण्य शमनी आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की जय। वंदा में पेज नंबर 483 निकालेंगे। आज पहले अध्याय का पाठ करेंगे। एक अध्याय का पाठ करना है, कभी कभी बदल बदल के किया करेंगे जिससे आप लोग सारे अध्याय सीख जाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रो बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभौतैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आधि परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तं बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोवधिर्देवनार्काणां क्षयोप्सं निमित्ता षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधिमना पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्ये स्वसर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायोषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद्य दृक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगं संग्रह व्यवहारर्जुसूत्र शब्द समविरूढैवं भूतानयाः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। चलिए, अभी तक हम लोग नरकों के विषय में पढ़ रहे थे, है ना। अब हम सब नरकों से निकल कर के मध्यलोक में आ गए, जहाँ हम लोग विराजते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? मध्यलोक। नरक कौन से लोक में है? अधोलोक में। और स्वर्ग कौन से लोक में है? ऊर्ध्वलोक में। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि 3 लोक में
मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे? एक छोटा सा, बहुत छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक कहाँ है, तो आप बताना कि जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है, ध्यान से सुनो मेरी बात को और दिमाग में बिठा लो, लिखने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है उसकी जड़ से लेकर के शिखर तक 8 दिशाओं में मध्यलोक है। 8 दिशाएं होती है ना, है ना, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 उनके कोने वाली दिशाएं। जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है उसकी 8 दिशाओं में मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत के ऊपर जितना लोक है वो पूरा ऊर्ध्वलोक है, और सुमेरु पर्वत के नीचे जितना भी लोक है वो पूरा अधोलोक है। याद हो गया कि नहीं? क्या बोलो? सुमेरु पर्वत की 4 दिशाओं में या 8 दिशाओं में, है ना, मध्यलोक है, और सुमेरु पर्वत के ऊपर का पूरा लोक ऊर्ध्वलोक, और सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर, है ना, उसकी जो नींव है ना, उसके नीचे से लेकर के जितना भी लोक है वो पूरा का पूरा अधोलोक है। याद हो गया ना? भूलेंगे तो नहीं? हाँ, अब देखिए 8 पृथ्वियां किसके आधार से है? घनोदधि बात वलय, घनोदधि बात वलय घन बात वलय के आधार से, घन बात वलय तनु बात वलय के आधार से, तनु बात वलय आकाश के आधार से, और आकाश स्वयं अपने आधार से है। अब आपसे कोई पूछता है कि अधोलोक में क्या क्या है? अपने को तत्वार सूत्र आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो मोटी मोटी बातें दिमाग में ऐसे याद हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। अब उसके लिए अब ऐसा नहीं कोई ने कुछ पूछा तो तुम किताब खोल के देखोगे फिर बताओगे, नहीं। 3 लोक की बात आपको याद हो गई ना? बोलो भैया। सुमेरु पर्वत की 8 दिशाओं में, और मान लो जो 8 दिशाएं नहीं जानते हैं तो उनको अपन 4 दिशा भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 दिशा में 8 दिशाएं समाहित हैं। सुमेरु पर्वत की 4 दिशाओं में मध्यलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक और नीचे अधोलोक। याद हो गया? अब कोई पूछे अधोलोक में क्या क्या है ना, तो सबसे पहले बात वलय, फिर उसके बाद में कलकल, मध्यलोक से ही चलते हैं क्योंकि सुमेरु पर्वत से सिस्टम सही बैठ जाता है। तो सुमेरु पर्वत से नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि अधोलोक है तो नीचे की ओर जाएंगे, ऊर्ध्वलोक है तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो नीचे सुमेरु पर्वत की नीचे की ओर 7 पृथ्वियां और 7 नरक उन पृथ्वियों के बीच में, त्रसनाली में 7 नरक, 7 पृथ्वियां पूरी, और उसके नीचे कलकल भूमि जिसमें नित्य निगोदिया जीव रहते हैं। और पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खरभाग, पंखभाग, अबबहुल भाग, जिसमें से अबबहुल भाग में पहला नरक है, खरभाग, पंखभाग में भवनवासी और व्यंतरों के 7,72,00,000 भवन बने हुए हैं। बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भवनों के अंदर गिना लें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अधोलोक में। कोई आपसे पूछे अधोलोक में क्या क्या है, तो ये मोटी बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 7 पृथ्वियों में 7 नरक हैं, है ना, लेकिन पहली पृथ्वी के ऊपरी 2 भागों में, खरभाग, पंखभाग में भवनवासी और व्यंतरों के भवन हैं, बाकी 7 पृथ्वियों में 7 नरक हैं, और नीचे कलकल भूमि में नित्य गोदिया जीव रहते हैं। इसके अलावा अधोलोक में और कुछ भी नहीं है। अब मध्यलोक में क्या क्या है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। अब ऊर्ध्वलोक में क्या है उसको अपन एक बार समझ लेते हैं। हाँ हाँ
1000 योजन मध्यलोक में। मैंने क्या कहा? सुमेरु पर्वत की नींव के नीचे से, नींव के बाद अधोलोक और सुमेरु पर्वत के शिखर के बाद ऊर्ध्वलोक। थोड़ा सा हम आपको इस विषय को देख के बताएंगे, है ना? आज हम देख लेंगे उसमें से त्रिलोय परिणति में से, फिर बता देंगे। कभी कभी कुछ भी बातें विस्मृत हो जाती हैं और सिद्धांत के मामले में अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोल सकते, है ना? क्या प्रश्न इनका ये था कि चित्रा पृथ्वी की जो वो है ना, वो सुमेरु पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी के अंदर है कि अलग से है? तो ये विषय मैंने कहा हम उसमें से सिद्धांत को उसमें से देख के बता दें, कल बता दें। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था कल? अभी वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुमेरु पर्वत की जो जड़ है ना, बस वहीं से नीचे अधोलोक शुरू होता है और सुमेरु पर्वत के शिखर में, और मालूम जो पहले स्वर्ग का पहला विमान है ऋजु विमान, उसमें और सुमेरु पर्वत के शिखर में मात्र एक उत्तम भोग भूमिया के बाल का अंतर है। अपना बाल तो बहुत मोटा है, अपने से भी बहुत पतला बाल जो उत्तम भोग भूमिया का होता है ना, जैसे सुमेरु पर्वत के ये शिखर है, और बिल्कुल एक बाल के अंतर पे पहले स्वर्ग का पहला ऋजु नाम का विमान है। इस संसार में 5 पैताला होते हैं। पैताला मतलब 45 योजन के 5 चीज। पहले नरक का पहला बिल 45 लाख योजन का, मध्यलोक 45 लाख योजन का, और पहले स्वर्ग का पहला विमान जिसका नाम ऋजु विमान होता है, वह भी 45 लाख योजन का। कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई ना? मध्यलोक, नरक का पहला बिल और स्वर्ग का पहला विमान। अब सिद्ध शिला जो होती है ना, वो भी 45 लाख योजन की होती है सिद्ध शिला। और सिद्ध क्षेत्र जो होता है, जहां सिद्ध रहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे नहीं बैठते हैं, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला से और ऊपर बिल्कुल लोक के अग्रभाग में सबके सिर लगे रहते हैं। वो जो सिद्ध क्षेत्र होता है वह भी 45 लाख योजन का होता है। इनको 5 पैताला कहा जाता है और 3 लखा होते हैं। 7वें नरक का इंद्रक बिल 1 लाख योजन का, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, और जो अंतिम देवों का विमान होता है सर्वार्थ सिद्धि विमान, वो भी 1 लाख योजन का होता है। अंतिम बिल 1 लाख योजन का, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, और सर्वार्थ सिद्धि जो अंतिम विमान है वो भी 1 लाख योजन का। ये व्यवस्था है बनी हुई। हाँ, क्या पूछ रहे थे भैया? माता जी, जैसा कि आपने बताया कि 6 मास 8 समय के अंदर 608 जीव जो है मोक्ष जाते हैं। हाँ। तो ये जो जीव होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं जो मोक्ष जाते हैं? भैया, जीवों का कोई हिसाब नहीं है ना। जो मुनिराज हैं चतुर्थ काल में, क्योंकि पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, चतुर्थ काल में जो मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे मोक्ष जाते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? संबंधित सवाल है। जिसे अपने जैनों में लिखा है कि समय शिखर जी जो जाते हैं वो जीव नरक और निगोद में नहीं जाएगा, तो जैनी तो सब करीब करीब नरक त्रियंच में नहीं जाएंगे। हाँ, नरक त्रियंच में जैनी तो सब जाते हैं शिखर जी। हाँ। अदर कास्ट भी जा रही है समय शिखर जी। हाँ। तो क्या व्यवस्था है? ऐसा है, एक बार बंदे जो कोई है ना, जो वंदना करने के लिए जा रहा है, जब तक उसने वंदना कर ली तब तक उसके लिए नरक आयु का और त्रियंच आयु का बंध नहीं हुआ है। बाद में हो सकता है। अभी तक नरक और त्रियंच का बंद होने के बाद कोई भी व्यक्ति सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता। इस चीज को हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है। हाँ। राजा श्रेणी का तो ग्रंथों में लिखा है,
सम्मेद शिखर महात्म्य एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। एक बार हम लोग 2005 की बात है, पहाड़ पे रुके थे वंदना करने के लिए, तो रात में 12 बजे से तूफान चलना शुरू हुआ और हम लोग को सुबह 6 बजे वंदना करने जाना था। तो एक भैया जी थे, बोले माता जी आज तो बहुत तूफान है, वंदना नहीं हो पाएगी। अब देख रहे थे तूफान थोड़ा कम होए, हवा थोड़ी कम होए, तब वंदना करने जाए। देखते देखते 10 बज गए, फिर 11 बज गए। अब कहा भैया आहार कर लो, फिर चलते हैं। आहार कर लिया 11 बजे, 12 बजे हम लोगों ने आहार कर लिया। अब इसके बाद में अब सोचा आज का दिन खराब हो जाएगा, वंदना नहीं करेंगे। आहार करके हम लोग तो चौपड़ा कुंड पे रुके थे, चढ़ गए तो जैसे तैसे गौतम स्वामी तक पहुंच पाए। इतना तूफान कि चल ही नहीं सकते, और चले तो अभी गिर जाए तो अभी और खाई में चले जाएगा, तो मुश्किल काम है। उस दिन मद्रास की 700 सवारियां आए थे और सब डोलियों से चढ़ रहे थे, पूरे लोगों की डोलियां। अब 1 बजे हम लोग गौतम स्वामी पे, अब क्या करें यार, वंदना करने की स्थिति नहीं है। चलो भाई गौतम स्वामी के उसमें अंदर चल के सब माताजियों ने सामायिक कर ली, बैठ करके सामायिक कर ली। 2 बज गए सामायिक की। अब क्या हुआ, जितने डोली वाले ऊपर चढ़े थे वो सारे के सारे 2 बजे के बाद में, अब डोली वाले कहे भाई ले ही जा नहीं सकते, अभी गिर जाओगे, हम लोग इतना तूफान चल रहा है कि आदमी गिर जाए, ऐसी स्थिति थी। सारी डोलियां गौतम स्वामी से नीचे उतर गई, सारी डोली, एक भी डोली नहीं बची। और डोलियां इधर मात्र चौपड़ा कुंड तक पहुंची होंगी और तूफान एकदम बंद। फिर 2:30 बजे के बाद हम लोगों ने पूरी वंदना की, 5 बजे तक सब पूरे संघ ने वंदना की। तो फिर बताया इतने सारे जीवों में कोई ना कोई पापी जीव था जिसकी वंदना नहीं होना थी, इसके कारण से इतने सारे लोगों की वंदना नहीं। मेरी बिल्कुल आंखों देखी बात है, हम वहां उपस्थित थे उस दिन और हम लोगों ने 2:30 बजे के बाद पूरी वंदना की, 5 साढ़े 5 बजे तक वंदना कर ली पूरी। तो कोई पापी जीव जिसको नरक त्रियंच का बंद हो गया है, वो सम्मेद शिखर की वंदना आज भी नहीं कर सकता, ऐसा उस क्षेत्र का अतिशय है। जब तक बंद नहीं हुआ है तब तक कर सकते हो, बंद होने के बाद नहीं कर सकते। वंदना के बाद बंद हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर बंद हो गया है आयु का तो वंदना नहीं कर सकता वो आदमी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ एकदम पक्का, हर साल शिखर जी की वंदना करने जाना चाहिए। एक चीज और बता दें, अब बात चली है तो, जिसके लिए सुनो, जिसके लिए नरक आयु का बंद हो गया है वो मुनि के हाथ पर अपने हाथ से ग्रास नहीं रख सकता, आहार देते रहना चाहिए। आहार देने से पता चलेगा कि अभी मुझे नरक आयु का बंध नहीं हुआ। ऐसा सटखंडागम की पहली पुस्तक में लिखा है। मुनि के हाथ पे ग्रास नहीं रख सकता। आपने देखा लक्ष्मण ने व्यवस्था की, लेकिन आहार केवल राम और सीता ने दिए। श्री कृष्ण ने व्यवस्था की, लेकिन आहार उनकी दूसरी रानियों ने दिए, श्री कृष्ण ने आहार नहीं दिए, है ना। राजा श्रेणिक ने व्यवस्था की, लेकिन आहार चेलना ने दिया, श्रेणिक ने कभी आहार नहीं दिया। ये विशेषता है, इसलिए मुनियों को आहार देते रहना चाहिए, जिससे पता चले अभी मुझे नरक आयु का बंध नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, बातें तो बहुत सारी, नहीं तो किताब अधूरी रह जाएगी। तो अधोलोक में आप लोगों को याद हो गया ना क्या क्या है? कलकल भूमि है, 7 पृथ्वियों में 7 नरक हैं, और पहली पृथ्वी के खरभाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतरों के अच्छे बढ़िया सोने चांदी रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े 8-8, 7-7 मंजिल के, 11-10 मंजिल के बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। और सारे भवनों में
एक एक अकृत्रिम जिनालय भी होता है ना। अब मध्यलोक का वर्णन अभी हम पढ़ेंगे। अब ऊर्ध्वलोक की और बात, क्योंकि मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ऊर्ध्वलोक में क्या है, तो भैया ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों के विमान हैं, 2-2 करके 8 हिस्से में। फिर उसके बाद नवग्रहवेयक, ये भी वैमानिक देवों के ही विमान है, स्पेशल अयमिंद्र होते हैं। अभी 4था अध्याय पढ़ेंगे तब आएगा। फिर उसके बाद में 9 अनुत्तर और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर के विमान हैं। ये सब वैमानिक देवों के विमान हैं, है ना। 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेयक, 9 अनुदेश, 5 उत्तर, ये सब वैमानिक देवों के विमान हैं। इसके ऊपर ईसत प्रागभार नाम की अष्टम पृथ्वी, उसके बीचों बीच में सिद्धशिला और उसके ऊपर सिद्धशिला की सीध में सिद्ध परमात्मा विराजमान होते हैं। ये ऊर्ध्वलोक का मोटा मोटा फिगर है जो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब मध्यलोक में क्या है, तो मध्यलोक में एक तो ज्योतिष मंडल है। ज्योतिष मंडल हमें दिखाई दे रहे हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। ज्योतिष मंडल का पूरा वर्णन अभी अपन 4थे अध्याय में पढ़ेंगे। और क्या है मध्यलोक में, तो मध्यलोक में जम्बू द्वीप से लेकर के अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। इसमें जम्बू द्वीप बीचों बीच में थाली की तरह गोल है। थाली अपन देखते हैं ना, खाने वाली थाली, थाली की तरह जम्बू द्वीप गोल है। अब इसके बाद के जितने भी द्वीप समुद्र हैं वे सब चूड़ी के आकार में एक दूसरे को घेरे हुए हैं। यूं करके घेरे लवण समुद्र, फिर द्वीप घूरे हुए, फिर समुद्र घेरे हुए। इस तरह से अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, वह एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा, बाहर से चौकोर है और अंदर से गोल है। बात समझ में आई? बाहर से अगर हम स्वयंभू रमण समुद्र को देखेंगे तो चौकोर है और अंदर से देखेंगे तो गोल है। अब देखिए, इसको एक चित्र बना हुआ है, उसमें आपको दिखा देते हैं, राजू का मतलब समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 128 के बाद एक पन्ना और पलट दीजिए। ये है मध्यलोक सामान्य, इसको निकाल लीजिए, देख लीजिए मेरी किताब में। मध्यलोक सामान्य इसमें बना हुआ है, बीचों बीच में जम्बूद्वीप बना हुआ है, लिखा हुआ है। आप जरा गौर से चश्मा लगा के देखो, और नहीं तो घर जाके अच्छे लेंस से देखना तो दिख जाएगा। अच्छा, मोबाइल में निकाल लेंगे तो दिख जाएगा। तो बीचों बीच में जम्बूद्वीप 1 लाख योजन नीचे लिखा हुआ है, फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन, फिर धात्रीखंड द्वीप 4 लाख योजन, कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन, पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप, फिर बढ़ते बढ़ते 13वां द्वीप रुचरकवर द्वीप, फिर द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र गोल चूड़ी के आकार में। समझ में आ गया ना, चूड़ी के आकार का मतलब क्या है? बनाया ना चूड़ी के आकार में, ऐसे 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 ऐसे। और लास्ट में जो बना हुआ है, देखिए, स्वयंभू रमण समुद्र। बाहर से देखो तो चौकोर है और अंदर से देखो तो गोल है। ये मध्यलोक सामान्य। मध्यलोक में बस इतना ही है, असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं और ज्योतिष मंडल है। ये मोटी बात है, ये मोटी बात आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई पूछे मध्यलोक में क्या क्या होता है, या आप किसी से पूछ लो तो आदमी को समझ में आए, हाँ तत्वार्थ तो पढ़े हुए हैं। मध्यलोक में एक तो ज्योतिष मंडल है और दूसरा जमीन के ऊपर
असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, उसमें सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप और सबसे अंत में स्वयंभू रमण समुद्र होता है। बात समझ लो, इससे ज्यादा नहीं। इतनी बात समझ में आई इससे ज्यादा मत चलो। या फिर नहीं आई? इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हाँ, एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा बराबर है। ज्यादा टेंशन मत लो, कोई आदमी कितनी समझ लो, एक द्वीप और फिर जम्मू है। समय। एक राजू असंख्यात योजन का होता है। 1,00,000 योजन का कोई लोहे का गोला कोई देव आसमान में से नीचे फेंके, 6 महीने में वो जितनी दूरी तय करेगा वो एक राजू कहा गया है। और ऐसे हम अपनी भाषा में असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। बहुत बड़ा है, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आप तो फ्लाइट से हिसाब लगाओगे तो। फ्लाइट से तो क्या लगा? देखिए, अभी हम लोगों की बुद्धि थोड़ी सी कम है। जब आप लोग यहाँ से स्वर्ग में जाओगे ना तत्वार सूत्र पढ़ने के प्रभाव से, तो वहां से आपको सब कुछ साक्षात दिखेगा, है ना? तब आपको समझ में आएगा कि हमने विज्ञान नगर में जो पढ़ा था ना वो सब सामने दिख रहा है। वंदना माता जी। हाँ। माता जी, ये आपने भी कहा कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। हाँ। पर चित्र में तो हम काउंट कर सकते हैं कितने द्वीप और नहीं, काउंट नहीं कर सही। चित्र में डॉट डॉट लगा दिया गया है असंख्यात के लिए, क्योंकि अब असंख्यात तो चित्र में ना बना सकते हैं ना लिख सकते हैं, है ना? तो उसको अंतिम दिखा दिया है और बीच का दिखा दिया गया है, बीच के सारे छोड़ दिए गए चित्र में। तो ये जो नाम दिए हैं इसमें अलग अलग समुद्र के और हाँ। अलग अलग जो भी ये गादगी खंड जम्बू द्वीप, तो ये इनमें भी और समुद्र और हाँ, बहुत सारे हैं। तिलोय पंडिती एक ग्रंथ है जिसमें 3 लोक का वर्णन है, उसमें बहुत सारे नाम दिए हैं। उसमें भी थोड़े शुरू के दे दिए हैं और लास्ट के दे दिए हैं और बीच के सारे छोड़ दिए गए। पुरी का समुद्र वंदना फेमस माता। कर दिया है कि पुरी का बीच में बहुत सी नदी नाले। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 143 निकाल लीजिए। मध्यलोक का वर्णन, पेज नंबर 143, मध्यलोक का वर्णन। मम्मा, हाँ हाँ बोलिए दादाजी। हाँ, दादाजी क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ऐसा है, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, फिर 2,00,000 योजन की दूरी हम लेंगे और उस दूरी को चारों तरफ घुमा दीजिए, फिर 4,00,000 योजन की दूरी लेंगे, उसको चारों तरफ घुमा दीजिए। इस तरह से द्वीपों की और समुद्रों की व्यवस्था है। गणना होगी उनकी। चलिए आगे चलते हैं। मध्यलोक को त्रियक लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्यलोक में जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए त्रियक आजू बाजू रूप से स्थित हैं। वो एक के ऊपर एक नहीं है, ना एक के नीचे एक है। स्वर्ग एक के ऊपर एक है, नरक एक के नीचे एक है, लेकिन मध्यलोक ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे चारों दिशाओं में। अब द्वीप और समुद्रों के नाम, जम्बू द्वीप, लवणोदादयः, शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। पढ़िए। यह मध्यलोक में शुभ नामानः, अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप, लवणोदया आदया आदि द्वीप समुद्रा, जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र होते हैं। विशेषार्थ, मध्यलोक एक राजू पूरब पश्चिम लंबा, एक राजू उत्तर दक्षिण चौड़ा है। संपूर्ण मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, एक दूसरे को घेरे हुए चूड़ी के आकार में है। सभी द्वीप समुद्रों में बीचों बीच में थाली के आकार का 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसके चारों तरफ लवण समुद्र है,
उसके चारों तरफ हाथीखंड द्वीप है, उसके चारों तरफ कालो नदी समुद्र है, उसके चारों तरफ पुष्करवर द्वीप है। इसी प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंतिम द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। द्वीपों और समुद्रों का विस्तार और आकार। द्विर 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 विष्कंभा विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। पढ़िए पूरा सूत्र एक साथ। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले पूर्व पूर्व प्रक्षेपणों पहले पहले द्वीप समुद्र को घेरे हुए, है ना, कि परिक्रमा के रूप में, जैसे परिक्रमा करते ना वैसे घेरे हुए चूड़ी के समान आकार वाले हैं। द्वीप से समुद्र का, समुद्र से द्वीप का विस्तार दुगना है। द्वीप से द्वीप, समुद्र से समुद्र का विस्तार 4 गुना है। इस प्रकार तीसरे द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन, तीसरे समुद्र का विस्तार 32 लाख योजन का है। 8वें द्वीप का विस्तार आप नंदीश्वर की पूजा में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिश में लहा। मतलब एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन की दूरी का फीता ले लीजिए और फिर उसको चारों तरफ घुमा दीजिए। इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप। फिर असंख्यात द्वीप है तो लास्ट वाला द्वीप कितना बड़ा होगा? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा? वहां पर 3 कोस की एक चींटी होती है। 12 किलोमीटर की 12 किलोमीटर की एक चींटी होती है। पूरा आरकेपुरम से रिद्धि सिद्धि नगर इतनी बड़ी एक चींटी होती है वहां पर। कहां पर? स्वयंभू रमण द्वीप में। वहां की मछली 500 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी और 1000 योजन लंबी होती है। 1000 योजन का मतलब है 4000 कोस। 4000 कोस का मतलब है 12,000 किलोमीटर। हिसाब हो गया ना सही? 1000 योजन, 4 कोस का 1 योजन, 3 किलोमीटर का 1 कोस। 12,000 किलोमीटर लंबी उस स्वयंभू रमण समुद्र में मछली होती है जिसको महामत्स्य कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नामनो, नाम वाले, नामाना ही होना चाहिए। मिसप्रिंट है सूत्र में, इसमें हमारी किताब में सुधरा हुआ है। नामानो ही है, मुझे नामानो ही याद है। शुभ नामानो द्वीप समुद्रा, गलत लिखा है, सुधार लेंगे उसको। नामनो में नामानो है, एक डंडा बढ़ा लेंगे। चलिए अब जम्बू द्वीप का विस्तार और आकार। तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत
सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः। पढ़िए। बहुत सुंदर। अच्छा, आप लोगों ने इतना तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, इतना उतना आपको सरल लगा कि कठिन लगा? स्टोरी कठिन सरल लगी है। नरकों का जो आपने वर्णन पढ़ा वो सरल लगा कि कठिन लगा है? ऐसा है, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अगर समझने वाले की इच्छा शक्ति हो और समझाने वाला सही मिल जाए तो बहुत सरल है ना, बहुत सरल है। अब नरकों के वर्णन में है क्या? भैया ये 7 पृथ्वियां हैं, उनमें 7 नरक हैं, है ना। वहाँ ऐसे जन्म होता है, ऐसी सर्दी, ऐसी गर्मी, ऐसी भूख, ऐसी प्यास, ऐसे लड़ाई झगड़े और ऐसे ऐसे असुर कुमार के 2 कष्ट देते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बस इतनी सी तो बात है, ज्यादा थोड़ी है। इतने दिनों में आपने जो पढ़ा उसका सार क्या हुआ? भाई अधोलोक में ये 7 नरक हैं, 84 लाख बिल हैं उनके, और उन नरकों में इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतनी भूख, इतनी प्यास, इतनी वेदना, इतने रोग, इतनी बीमारी, बैतरणी नदी का दुख, शालमली वृक्ष का दुख और असुर कुमार के लड़ाने का देख, और लाड़की आपस में एक दूसरे को मार काट करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। ये वहाँ के दुख हैं, बस इतनी सी बात है। और इतनी वहाँ की आयु है, इतने सागर की, बस। और क्या पढ़ा आपने इतने दिनों में? अब ये सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन है। सरल है? बहुत सरल। सरल है, बहुत सरल है ना। ऐसे ही मध्यलोक भी बहुत सरल है। मध्यलोक में अभी क्या क्या आएगा अब आपको पहले से बता देते हैं, मोटे डाटा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मध्यलोक में कर्म भूमियां हैं और भोग भूमियां हैं। कर्म भूमि है और भोग भूमि। कर्म भूमि जो है वो चौथे काल में, 5वें काल में, 6वें काल में होती है, और भोग भूमि पहले काल में, दूसरे काल में और तीसरे काल में होती है। भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ये 6 कालों का परिवर्तन होता है। इसके अलावा तीनों लोकों में ऊपर से लेके नीचे तक भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड के अलावा, अभी ये क्या है आर्यखंड, ये अभी आपको बताएंगे, है ना। आप अपने दिमाग में रख लीजिए, भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड के अलावा तीनों लोकों में जो व्यवस्था जैसी है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। एज इट इज अवस्था अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। केवल और केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में 60 काल का परिवर्तन होता है। अब भरत अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमि है तो 30 भोग भूमि है, परमानेंट शाश्वत भोग भूमि, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। भोग भूमि उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि होती है, जहां पर मूल में दान के प्रभाव से भोग भूमि में कैसे जाता है? दान के। कोई व्यक्ति ने कोई भी अपने जीवन में पुण्य नहीं किया हो, कोई व्रत नियम संयम पालन नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, मात्र उसने मुनि को आहार दिया है, तो वो मुनि को आहार देने के प्रभाव से भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा। तो भोग भूमि में जो भी जीव जाते हैं वो सब दान के प्रभाव से जाते हैं। दान मुख्य है भोग भूमि में जाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से वे वहां पे मनुष्य स्त्री पुरुष होते हैं, वहां की व्यवस्थाएं, भोग भूमि की सारी व्यवस्थाएं स्वर्गों जैसी व्यवस्थाएं होती हैं।
अगर मनुष्यों का कोई स्वर्ग है तो वो भोग भूमियां है ना। अब हम जम्बूद्वीप में भी भोग भूमियां हैं, 6 भोग भूमियां जम्बूद्वीप में भी हैं। अब जम्बूद्वीप में क्या क्या है, कैसा कैसा है, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत इंटरेस्टेड विषय है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, जम्बूद्वीप में। कहाँ रहते हैं, जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में भी कहाँ रहते हैं, कौन से क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में। भारत क्षेत्र के भी कौन से स्थान पर रहते हैं, आर्यखंड में। अब हम इस जम्बूद्वीप में देखेंगे कि भारत क्षेत्र का आर्यखंड जहां पर हम रहते हैं वो स्थान कौन सा है। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में सुदर्शन मेरु है नाभि जिसकी, ऐसा तथा वृत्त ना थाली के समान गोल, योजन सहस्त्र विस्कंबा, 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप है। अब विशेषार्थ, सब द्वीपों के बीच में जम्बूद्वीप थाली के आकार का गोल है। 1,00,000 योजन पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है। यद्यपि गोल द्वीप सभी हैं, जितने भी द्वीप समुद्र हैं सब गोल हैं। अन्य द्वीप समुद्र भले चूड़ी के आकार के हैं और जम्बूद्वीप थाली के आकार का है। इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों है? उत्तर कुरु भोग भूमि में एक जम्बू वृक्ष जामुन का पेड़ है। यह वृक्ष पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक नहीं है। यह अकृत्रिम अनादि निधन है। उसी के कारण यह द्वीप जम्बूद्वीप कहा जाता है। सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? जम्बूद्वीप के मध्य नाभि स्थाने अर्थात शरीर में नाभि के समान सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है। 1,000 योजन इसकी नींव जमीन के अंदर है। 99,000 योजन समतल से चूलिका तक है और अंत में चूलिका अर्थात चोटी जो शिखर है वह 40 योजन का है। नींव 1,000 योजन, 500 योजन, 62,500 योजन, 36,000 योजन, 40 योजन बराबर 1,40,000 योजन। यह मेरु पर्वत 4 वनों से घिरा हुआ है। पहला वन जमीन पर और 3 वन मेरु पर्वत पर हैं। इन वनों के क्रम से भद्रसाल, नंदन, सोमनस और पांडुक ये नाम है। पंचमेरु पूजा करते हो ना, 5 मेरु असी जिन नाम, हाँ, एक मेरु संबंधी 16 जिनालय होते हैं। पंचमेरु तो आप लोगों ने देखे होंगे, मंदिरों में रखे रहते हैं ना। तो पहले वन में 4 जिनालय, फिर ऊपर कटनी पर 4 जिनालय गोल आकार में, फिर ऊपर कटनी पर इस तरह से। इन वनों के क्रम से भद्रसाल, नंदन, सोमनस, पांडुक ये नाम है। मेरु पर्वत के 4 वनों में 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। सुमेरु पर्वत के 3 कांडक, पहला जमीन से 500 योजन, दूसरा 62,500 योजन और तीसरा 36,000 योजन का और 40 योजन की चूलिका है। यह सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र के बीचों बीच में है। यह सुमेरु पर्वत जमीन पर भद्रसाल वन से घिरा है। 500 योजन ऊपर जाकर कटनी पर नंदन वन है। पुनः 62,500 योजन ऊपर जाकर कटनी पर सोमनस वन है। पुनः 36,000 योजन ऊपर जाकर कटनी पर पांडुक वन है। अंत में 40 योजन की चूलिका है। इन चारों वनों की चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। 4 वनों में 16 अकृत्रिम चैत्यालय है। पांडुक वन की चारों दिशाओं में एक एक पांडुक शिला है, जिन पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। कटनी, कटनी का मतलब कटा हुआ भाग, जैसे ऊपर चल रहा है, फिर एक कटनी, फिर ऊपर, जैसे सीढ़ी बनी रहती है ना, ऐसी कटनी गोल गोल सीढ़ी टाइप की, तो उसमें बन है। क्या? तभी तो ऐसी रख दी थी।
कांडक का तात्पर्य होता है उसकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर एक कटनी है, फिर इतनी ऊंचाई पर दूसरी कटनी है, फिर उतनी ऊंचाई पर तीसरी कटनी है, इस तरह से। चूली का मतलब शिखर, हाँ उसकी चूली का है ना, बीचों बीच में उसका शिखर बना हुआ है। चलिए, अब जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र और 6 कुलाचल होते हैं। इनके नाम एक बार पढ़ लेते हैं, बस 2 सूत्र और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में कल पढ़ेंगे। भरत हैमवत, भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। पढ़िए। उस जम्बू द्वीप में भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। अब इन क्षेत्रों का विभाग करने वाले कुलाचलों के नाम तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिनो वर्षधर पर्वता। पढ़िए। अब देखिए, उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूरब से पश्चिम तक लंबे हिम्बन माहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिन ये 6 वर्षधर अर्थात कुलाचल पर्वत हैं। वर्ष यानी क्षेत्रों का विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहा जाता है। पर्वतों के रंग हेमार्जुन, तपनीय, बैडूर्य, रजत, हेममयाः। पढ़िए। ये पर्वत क्रम से सोने जैसा, चांदी जैसा, तपाए हुए स्वर्ण जैसा, बैडूर्य अर्थात नीलमणि जैसा, चांदी और स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, किंतु वे सुवर्ण आदि के नहीं हैं। पर्वतों की विशेषता मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। पढ़िए। ये पर्वत दोनों पार्श्वों में तरह तरह की मणियों से खचित ऊपर नीचे मध्य में एक समान विस्तार वाले, जैसे दीवार होती है ना ऊपर नीचे बराबर, ऐसे जनरली हम पर्वत कैसे देखते हैं ना, ऊपर कम चौड़े नीचे चौड़े, लेकिन ये दीवार की तरह एकदम फ्लैट पर्वत है, एक जैसे विस्तार वाले। अब इन पर्वतों के ऊपर एक एक तालाब है और उन तालाबों से नदियां बहती हैं। इस विषय को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा जम्बू द्वीप के चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। कलर्ड में समझोगे या ब्लैक एंड व्हाइट में? कलर्ड में। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में समझो, फिर कलर्ड में समझना, तो ठीक से समझ में आएगा। आप निकालिए पेज नंबर 128, उसके बाद में 2 पन्ने और पलट दो। ये है चित्र, इसको निकाल लेंगे जम्बू द्वीप। निकाल लिया सभी ने? जम्बू द्वीप लिखा है ऊपर। अब देखिए, इसमें से हम लोग समझना शुरू करेंगे, फिर बाद में
किताब के पीछे जो कलर्ड में चित्र बनाया है ना, उसको फिर अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें सब लिखा हुआ है और वो कलर्ड वाले के ऊपर लिखना भूल गए हैं, वो छूट गया है। अब अगली छपेगी ना तो उसमें कलर्ड में लिख देंगे तो ठीक से समझ में आएगा। अब देखिए आप, हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? नीचे से। जब भी कोई डायग्राम बनता है कागज के ऊपर तो नीचे दक्षिण दिशा होती है और ऊपर उत्तर दिशा होती है। सबसे पहले हमें क्या खोजना है? हम लोग कहाँ हैं इस जम्बूद्वीप में? हम लोग कहाँ हैं? तो हम नीचे से चलेंगे ना तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि हम लोग इस जम्बूद्वीप में कहाँ हैं। नीचे से चलेंगे, सबसे नीचे लिखा है सिंधु नदी और गंगा नदी। दिख गई कि नहीं? बोलते जाओ। दिख गई ना? अब ये गंगा सिंधु नदी जो है ना, ये पद्म तालाब से आ रही है। देखो लिखा हुआ है पद्म तालाब, वहां से निकली हुई है ये गंगा और सिंधु नदी। दिख गई? इसको बीचों बीच में एक पर्वत है, पूरब से पश्चिम लंबा, इसके ऊपर लिखा है विजयार्ध पर्वत। मिल गया कि नहीं विजयार्ध पर्वत? मिल गया। अब देखिए, विजयार्ध पर्वत के ऊपर लिखा है भरत क्षेत्र, उसके ऊपर लिखा है हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत मिल गया। अब देखिए, हिमवन पर्वत जो है ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक लंबा दीवार की तरह है। समझ में आया कि नहीं? कमलेश भैया किताब में देखो, समझ में आएगा, है ना? पूरब से पश्चिम तक दीवार की तरह है। आप लोग ये मत समझना कि ये अपन फालतू पढ़ रहे हैं। अपन पहले देख रहे हैं कहाँ पर कश्मीर है, कहाँ कन्याकुमारी है, कहाँ बंबई है, कहाँ दिल्ली है। अभी अपन एक बार यहाँ की भौगोलिक क्षेत्रीय स्थिति देख रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ क्या है। पहले आप भौगोलिक स्थिति, जमीन की स्थिति समझ लो कहाँ क्या है, फिर उसके बाद उसका डिटेल किया जाएगा। तो जो हिमवन पर्वत है ये सबसे पहले नंबर का पर्वत है। 6 पर्वत जो है ना, उनमें हिमवन पर्वत सबसे पहला है। हिमवन पर्वत ने जम्बूद्वीप को, भरत क्षेत्र को एक हिस्से में बांट दिया। अब इस भरत क्षेत्र को विजयार्ध पर्वत बीच में खड़ा हुआ है, गंगा सिंधु नदियां आ गई, तो भरत क्षेत्र कितने भागों में बट गया? 6 भागों में। गिनो। 5 मिलेच्छखंड और 1 आर्यखंड। आर्यखंड में अयोध्या नगरी, ये जो आर्यखंड है ये ही वैज्ञानिकों का पूरा विश्व है। इसके बाहर जाने का तो कोई काम ही नहीं है। इसी कुआं, जैसे कि ना मेढक कुएं में पैदा हुआ, कुएं में पूरी जिंदगी भर रहा, कुएं में मर गया, तो मेढक का पूरा संसार क्या है? कुआं, वही कुआं। ऐसे पूरा विज्ञान, हम लोग सब, हमारी बुद्धि इसी आर्यखंड के अंदर, इंग्लैंड, अमेरिका, जितने भी देश विदेश हैं सब इस आर्यखंड के अंदर है। इसके बाहर ना कोई वैज्ञानिक जा सकता है, ना आज तक गया है, ना किसी में जाने की क्षमता है। इसके बाहर अगर कोई जाने वाली है तो वह सरस्वती देवी है। एक श्लोक है कातंत्र व्याकरण के मंगलाचरण में, विचित्रालोक यात्रेयम नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। हे सरस्वती देवी, तू विचित्र ज्ञान की मूर्ति है। हे सरस्वती देवी, तू विमल यानी कि निर्मल ज्ञान की मूर्ति है। आपके प्रसाद से मैं तीनों लोकों
बैठे बैठे कर लेता हूँ। अगर ये सरस्वती नहीं होती तो भैया कहाँ कल कल भूमि जानते, कहाँ सात नरक जानते, कहाँ भवनवासी व्यंतरों के भवनों के वर्णन, कहाँ स्वर्गों के देवों के विमानों के वर्णन, कहाँ ज्योतिष मंडल का वर्णन, और कहाँ ये असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन। किसकी कृपा से है? सरस्वती देवी की कृपा से। विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। हे सरस्वती देवी, तेरी कृपा से मैं 3 लोक की यात्रा करने में एक स्थान पर बैठा बैठा समर्थ हो जाता हूं। और 3 लोक की यात्रा करने के बाद अंतिम यात्रा कौन सी है? बताओ भैया। मोक्ष की कोई यात्रा नहीं है। मुनि क्षमा सागर जी महाराज ने एक कविता लिखी है। लोग पूछते हैं महाराज कहाँ जाना है, इस बार कहाँ की यात्रा करना है? मैं उनको देखकर मुस्कुराकर मौन होकर आगे बढ़ जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि इस बार कहीं जाना नहीं, अपने में आना है। 3 लोक की यात्रा हम सरस्वती देवी के माध्यम से पवन भैया कर लेते हैं। उसके बाद राजेश जी जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? अरे भैया कहीं जाना ही नहीं है। मुनि बन के भी कहाँ जाना है? मुनि बन के भी अपने अंदर ही आना है, कहीं जाना ही नहीं है। तो 3 लोक की यात्रा करने के बाद सब चीजों से विरक्त हो गए। भैया आदमी इन 3 लोक में, 3 लोक के बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। 3 लोक के अंदर ही रहेगा। सिद्धालय भी 3 लोक के अंदर ही है। 3 लोक की यात्रा करने के बाद में लगता है सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और जितना पुण्य कर्म के उदय से सुख भोगता है उसका अनंत गुणा सुख मेरी आत्मा के अंदर है। तो अब सारी यात्राओं को विराम दे करके मुझे अपने अंदर आना है, सारी यात्राओं को करना छोड़ देना। आ गया ना समझ में? तो ये आर्यखंड है जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये 5 म्लेच्छ खंड है। चक्रवर्ती जो होता है ना 6 खंड का अधिपति, तो यही वो 6 खंड है। अयोध्या, आर्यखंड, म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड। और चक्रवर्ती जिस पर्वत के ऊपर अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है, ये वो पर्वत म्लेच्छ खंड में वृषभगिरी नाम का पर्वत है। इसके ऊपर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जाता है। ये व्यवस्था है। अब देखिए हिमवन पर्वत, इसके बाद हेमवत क्षेत्र, महाहिमवन पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, निषद पर्वत, फिर विदेश क्षेत्र, नील पर्वत, फिर रम्य क्षेत्र, रुक्मी पर्वत, सुवर्णकूला क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, शिखरिन पर्वत, और उसके बाद सबसे ऊपर ठीक भरत क्षेत्र जैसा ऐरावत क्षेत्र है, जहाँ पर रक्ता रक्तोदा नदियाँ बह रही हैं, और विजयार्ध पर्वत है, और वह भी 6 खंडों में बटा हुआ स्थान। विदेश क्षेत्र बीच में अलग प्रकार का है, बाकी जैसे ऊपर वैसे नीचे, जैसे उत्तर में वैसे दक्षिण में, ये पूरी जम्बू द्वीप की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में उत्तर कुरु और देव कुरु जो बीचों बीच में दिख रहे हैं ना विदेश क्षेत्र में, यहाँ पर शाश्वत पहला काल चलता रहता है, यहाँ काल परिवर्तन नहीं होता। और रम्य क्षेत्र और हरि क्षेत्र में दूसरा काल चलता है। हैरण्यवत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र, यहाँ पर पहला काल चलता रहता है। और पूर्व दिशा में विदेश क्षेत्र में चौथा काल, पश्चिम दिशा के विदेश क्षेत्र में चौथा काल। इस तरह से जम्बू द्वीप की पूरी व्यवस्था
अभी आपको शॉर्ट में बताई है, कल हम इसी को डिटेल में बताएंगे और बोर्ड पर जम्बूद्वीप कैसी रचना है उसको बोर्ड पर आपको बना करके भी बताएंगे, है ना। आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और यही जम्बूद्वीप ये पीछे की साइड में है, एक बार पीछे की साइड में 2 मिनट में देख ले, फिर उसके बाद में छुट्टी। नीचे से चलते हैं, ये ग्रीन कलर का आर्यखंड, अयोध्या, व्हाइट कलर का विजयार्ध पर्वत और 5 म्लेच्छखंड ऑरेंज कलर के और पीले कलर का हिमवन पर्वत, हिमवन फिर महाहिमवन सफेद कलर का, फिर ऑरेंज कलर का पर्वत हिमवन महाहिमवन निषद पर्वत, फिर नीले कलर का नील पर्वत, रुक्मी पर्वत सफेद कलर का और शिखरिन पर्वत पीले कलर का। इन 6 पर्वतों से जम्बूद्वीप के 7 भाग हो गए हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का, बीचों बीच में विदेश क्षेत्र का, और ये ग्रीन कलर का है, ये एक क्षेत्र, 2 क्षेत्र, और बैगनी कलर के हैं ये 2 क्षेत्र। इस तरह से जम्बूद्वीप में 6 पर्वत 7 क्षेत्र बटे हुए हैं। फिर उसके बाद में इसके डिटेल में अंदर क्या है, इन सब चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे। आज सब लोग किताब में से देख करके जम्बूद्वीप बनाएंगे और सब चीज़ों के ऊपर अंदर से नाम लिखेंगे और लिख करके कल ले आएंगे। फिर हम कल बनाना बताएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा।